डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को ऑप्टिक्स का टॉपिक डिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में विवर्तन कहते हैं, पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। आज के अपने इस व्याख्यान के अंदर मैं आप लोगों को डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो बताऊँगा। डिफ्रैक्शन की जो निर्भरता है किन किन बातों पर है, अर्थात कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, उनके बारे में बताऊंगा। और विवर्तन के प्रकार, अर्थात विवर्तन कितने प्रकार का होता है, इसकी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ में जो इसका एक प्रकार है फ्रेजनल टाइप डिफ्रैक्शन जो होता है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए फ्रेजनल ने कुछ कल्पनाएं की थी, और उन कल्पनाओं में एक आता है फ्रेजनल के अर्धावर्ती कटिबंध। उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को लेता हूं, परिभाषा को। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, हम सामान्यतः जीवन के अंदर अनुभव करते हैं कि एक व्यक्ति जो कमरे के अंदर खड़ा हुआ है, आवाज़ लगाता है, उसकी आवाज़ को बाहर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है वो आसानी से सुन सकता है। परंतु यदि कमरे के अंदर लाइट को जला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति उस प्रकाश को नहीं देख पाता है। अर्थात ध्वनि तो कैसे सुन जाती है, परंतु प्रकाश कैसे नहीं दिख पाता है। तो हम जानते हैं कि जो ध्वनि होती है वो अवरोधक के जो किनारे होते हैं उन किनारों से आसानी से मुड़ जाती है, जबकि प्रकाश उन अवरोधकों के किनारे से नहीं मुड़ पाता है। तो यहाँ ध्वनि तरंगों का किसी अवरोधक के किनारों से मुड़ने की ये जो घटना है, इस घटना को ध्वनि विवर्तन के नाम से जानते हैं। परंतु यदि हम प्रकाश के लिए बात देखते हैं तो जब प्रकाश के स्रोत के सामने और अवरोधक रखा जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर अवरोधक का साइज यदि परिवर्तित करते जाते हैं तो हमें ऐसी घटना देखने को मिलती है कि जो अवरोधक होता है, अवरोधक की जो ज्यामितीय छाया होती है, उस ज्यामितीय छाया के अंदर भी प्रकाश कुछ दूरी तक अतिक्रमण कर जाता है। तो यहाँ इस तरह की जो एक घटना होती है, इसको क्या कह देते हैं, प्रकाश का विवर्तन कह दिया जाता है। ये उसी तरह से है जैसे रेडियो तरंगें होती हैं, जो ट्रांसमीटर हैं, ट्रांसमीटर से चलती हैं और वो मुड़ती और अपना पथ बदलती हुई और कहाँ पहुँच जाती हैं, वो रिसीवर तक, अभिग्राही तक पहुँच जाती हैं। तो यहाँ इस तरह से ये भी तरंगों के विवर्तन के रूप में जाना जाता है। अर्थात यदि प्रकाश की स्थिति के लिए यदि हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश तरंगे किसी संकीर्ण रेखा छिद्र अथवा किसी अपारदर्शी अवरोधक के तेज किनारों को स्पर्श करती हुई जाती है तो प्रकाश तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़ने और उसकी ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रसार कर जाने को ही प्रकाश तरंगों का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल ज्यामितीय छाया के सीमांत क्षेत्र पर ही दिखाई देता है। संक्षेप में रिज रेखीय संचरण अर्थात रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से विचलन की घटना विवर्तन कहलाती है। यहाँ जो विवर्तन की घटना जो होती है, इसकी जो खोज है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी के अंदर ग्रेमाल्डी ने की थी, परंतु इसकी जो व्याख्या है वो 1818 ईस्वी में फ्रेजनेल ने हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर की। अब मैं दूसरा जो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है निर्भरता, अर्थात ये जो विवर्तन है, विवर्तन किन किन बातों पे निर्भर करता है उसको मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ जो प्रकाश की जो निर्भरता है वो निर्भरता मुख्य रूप से दो बातों पे निर्भर करती है। पहली बात होती है अवरोधक का आकार तथा दूसरा होता है तरंगों की तरंग दैर्घ्य। अर्थात ये जो
तरंगों का जो आकार है और तरंगों की तरंग धैर्य उसके ऊपर किस तरह से ये निर्भर करती हैं। तो इसको देखने के लिए मैं एक सामने एक आपके लिए फिगर इसके अंदर रख रहा हूँ। यहाँ ये जो फिगर है ये इसके अंदर दिखाई गई है। जहाँ आपती तरंगाग्र है, ये आपती तरंगाग्र इधर से ये चलता है, ये आपती तरंगाग्र से, और यहाँ ये जो छिद्र है इस छिद्र से गोलीय तरंगाग्र के रूप में ये आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ बी और सी जो मैंने चित्र दिखा रखे हैं, इन पे जब वो पहुँचता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये गोलीय फैलाव क्या होता है, अधिक होता है। जब ये इसका लैम्डा का और जो ए का जो मान है लगभग कोटि का होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये गोलीय फैलाव क्या रहता है, अधिक होता है। गोलीय फैलाव अधिक होता है अर्थात विवर्तन क्रिया सर्वाधिक होती है। किंतु जैसे जैसे स्लिट की चौड़ाई तरंग दैर्घ्य की तुलना के अंदर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे ये नीचे इसके अंदर दिखा, ये लैम्डा इक्वल टू ए वाली जो कंडीशन के लिए ये फैलाव इस तरह से होता है, परंतु जैसे जैसे इस ए का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो तरंगों का जो फैलाव है वह कम होता हुआ चला जाता है, अर्थात विवर्तन प्रभाव घटता जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो तरंगों का विवर्तन प्रतिरूप है वो अवरोध के आकार एवं प्रयुक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य के अनुपात अर्थात ए अपॉन लैम्डा पर निर्भर करता है। किस बात पर डिपेंड करता है, ए अपॉन लैम्डा पर निर्भर करता है। और प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि जब ए अपॉन लैम्डा का मान 50 से अधिक हो जाता है तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होती है। ठीक है, यहाँ अब इसी को अपन प्रकाश और ध्वनि तरंगों की विवर्तन के तुलना के रूप में यदि अपन हम देखना चाहें तो हम जानते हैं कि जो ध्वनि की तरंगें होती हैं किसी द्वारक के अवरोधक से आसानी से मुड़ जाती हैं, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि की होती है। साधारणतः जीवन में अवरोधकों का आकार भी इसी कोटि का होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से देखने को मिलता है। प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है। साधारणतः अवरोधक या द्वारक इसकी तुलना में बहुत बड़े होते हैं, अतः साधारण परिस्थितियों में प्रकाश तरंगों का विवर्तन दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है कि जो कमरे के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो प्रकाश को नहीं देख पाता है, परंतु कमरे के अंदर जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उसको वह आसानी से सुन लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये उसका विवर्तन का और जो डिपेंडेंस थी, दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है? पहली बात होती है उसकी अवरोधक के आकार पे, और दूसरा होता है उसकी तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें नेक्स्ट जो आता है वो थर्ड जो इसका पार्ट है वो विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। यहाँ जो प्रकाश के विवर्तन की घटना को दो वर्गों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। जो पहला एक पार्ट तो ये ऊपर वाला है, इसके अंदर क्या है, ये फ्रेस्नेल ने बताया कि जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित हों तो विवर्तन फ्रेस्नेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेस्नेल विवर्तन में आपतित व विवर्तित तरंगाग्र गोलीय अथवा बेलनाकार होते हैं, जो कि चित्र फर्स्ट के अंदर ये प्रदर्शित किया गया है। इसके अंदर सोर्स एस और ये जो पर्दा एस, इन दोनों की ये जो विवर्तक जो है, ये जो द्वारक है, इससे इनकी जो दूरी है वो फाइनाइट होती है। तो इस प्रकार का जो डिफ्रैक्शन होता है उस डिफ्रैक्शन को फ्रेस्नेल प्रकार कह देते हैं। दूसरा यहाँ ये जो नीचे दिखाया गया है फ्रॉनहोफर विवर्तन के नाम से इसको जानते हैं। जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु दोनों की विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोध या द्वारक से प्रभावी दूरी
अनंत हो, अर्थात आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल हो, तो इस प्रकार से प्राप्त विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है, जिसको मैंने चित्र 3 के अंदर प्रदर्शित कर दिया गया है। यहाँ विवर्तन के पश्चात उसको उत्तल लेंस के द्वारा उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, एक बिंदु के ऊपर उसको प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो डिफ्रैक्शन होता है, उस डिफ्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है? उस डिफ्रैक्शन को फ्रॉनहोफर टाइप डिफ्रैक्शन के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट, अब जब इसमें देखते हैं जो अगला जो इसका मैं आज के इसमें टॉपिक लेने वाला हूँ वो होता है फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स, अर्थात फ्रेस्नेल के अर्धावर्ती कटिबंध। यहाँ मैंने फिगर 4 इसके अंदर प्रदर्शित किया है। अब हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगों के स्रोत की भांति व्यवहार करता है तथा उनसे द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं और इस प्रकार तरंग ऊर्जा समष्टि में चारों ओर फैलती जाती है। द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण और व्यतिकरण से विवर्तन की घटना परिलक्षित होती है। अब फ्रेस्नेल ने क्या किया? फ्रेस्नेल ने किसी तरंगाग्र के कारण उसके सम्मुख स्थित किसी बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए उन्होंने कल्पना की कि तरंगाग्र को अनेक ऐसे कटिबंधों में विभाजित किया जा सकता है कि क्रमागत कटिबंधों से प्रेक्षण बिंदु पर तरंगों में पथांतर पाई हो, कलांतर पाई हो या पथांतर λ/2 हो, जैसा मैंने इस फिगर के अंदर या इसके अंदर ये दिखा दिया है। इन्हें फ्रेस्नेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध कहते हैं। ये इसके अंदर प्रदर्शित कर दिया गया है। ये अब इसके अंदर देखते हैं कि माना ABCD पृष्ठ के लंबवत एक समतल तरंगाग्र है। यहाँ जो मैंने ABCD दिखा दिया है, इस तरंगाग्र के कारण इसके सम्मुख स्थित किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। P से ABCD पर डाला गया लंब PO है, यहाँ ये PO है तथा PO इक्वल टू डिस्टेंस B है। बिंदु O प्रेक्षण बिंदु P के लिए तरंगाग्र का ध्रुव कहलाता है, जिसको पोल कह देते हैं। तरंगाग्र O से P की ओर गति कर रहा है। तो फ्रेस्नेल के कटिबंधों की संरचना के लिए बिंदु P को केंद्र मानकर क्रमशः B प्लस λ/2, B प्लस 2 λ/2, B प्लस 3 λ/2, B प्लस n λ/2 त्रिज्याओं के गोलीय तरंगाग्रों की हम रचना कर सकते हैं, रचना कर लेते हैं। इन गोलीय पृष्ठों की तरंगाग्र ABCD पर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्रमशः क्या होगी? OM1 इक्वल टू R1। यहाँ ये जो OM1 जो ये डिस्टेंस है ये R1 होगी। यहाँ OM2 डिस्टेंस क्या होगी? R2 होगी। OM3 क्या होगी? R3 होगी। इसी तरह से OMN किसको रिप्रेजेंट करता है? ये Rn। ये इस बिंदु O से और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है? Rn हो जाती है। तो त्रिज्याओं के यहाँ ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो इस तरह से होती हैं, इन त्रिज्याओं के सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में हमें इस चित्र के अंदर इस तरह से प्राप्त हो जाती है। प्रथम वृत्त त्रिज्या जिसकी कितनी है? R1 द्वारा परिबद्ध तरंगाग्र का क्षेत्र प्रथम कटिबंध कहलाता है। तो यहाँ जो पहला अर्थात ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसी तरह द्वितीय एवं प्रथम वृत्त के बीच का जो वलय है वो द्वितीय कटिबंध कहलाता है। अर्थात इसको कैसे बताएंगे द्वितीय कटिबंध को? यहाँ द्वितीय कटिबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा पार्ट? ये वाला जो ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग, इसको क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये द्वितीय अर्धावर्ती द्वितीय कटिबंध के नाम से इसको जानते हैं।
इसी तरह तृतीय एवं द्वितीय व्रत के बीच का वल्य तृतीय कटिबंध एवं एनवी तथा n-1v व्रत के बीच का वल्य एन कटिबंध कहलाता है। इस रचना से स्पष्ट है कि दो क्रमागत कटिबंधों से निर्दिष्ट बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा, λ/2 होगा, और कलांतर कितना होगा, कलांतर पाई होगा, तथा समयांतर कितना होगा, T/2 होता है। अतः फ्रेस्नेल के ये कटिबंध अर्ध आवर्ती कटिबंध कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।